गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल आपकी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, आज फिर से सेकेंड इंट्रोडक्शन क्लास होगी और साथ में प्रश्नावली भी कवर करेंगे हम। ठीक है, तो जो कल का टॉपिक था वो संख्या पर आधारित था। ठीक, आज से आपका मेन रूप से सिलेबस शुरू हो रहा है। ठीक है, कल आपने सिर्फ संख्याओं के बारे में जाना था, आज यहाँ हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्नावली का हम परिचय पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इस जो प्रश्नावली आपकी 1.A है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो इसमें थोड़ा सा आपको परिचय बताएंगे, क्योंकि बिना पहचान के कुछ कार्य करना सही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले देखेंगे धन पूर्णांक। क्या देखें, आपको हमने कल पूर्णांक बताया था, उनमें से धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक भी बताए थे। तो हमने ये भी बताया होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो इन धन पूर्णांकों में से कुछ प्रगुण वगैरह हैं, इनको देखना है, आपको समझना इस बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कहा ये धनात्मक पूर्णांक है, तो आप कह दोगे सर जी धन पूर्णांक तो होता है जिसमें सभी संख्या प्लस की हूँ। ठीक, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे हमें क्या सीखना है, धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग सीखना है और धन पूर्णांकों का गुना सीखना। ठीक है, इतनी चीजें हमें सीखनी है इस प्रश्नावली में। तो इसमें से आपको पता होगा कि यदि हम दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ गुणा के लिए भी है, यदि दो धन पूर्णांकों का गुणा किया जाए तो गुणनफल पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। जैसे हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिया, मैंने 7 ले लिया और 5 ले लिया, इन दोनों को जोड़ा कितना है 12। ये भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के साथ में धनात्मक पूर्णांक को ऐड किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है, कि पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। यहाँ भी देखिए, अगर गुणा की बात करेंगे तो अगर मैंने 3 × 3 कर दिया, या कुछ और कर लेते हैं, मान लीजिए 2 कर दिया मैंने, तो ये भी क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा। अब 6 भी क्या एक धनात्मक पूर्णांक ही है। तो मतलब किसी भी पूर्णांक के साथ में कोई दूसरे पूर्णांक का गुणा किया जाएगा तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, या किसी पूर्णांक के साथ में किसी पूर्णांक को जोड़ा जाएगा तो भी क्या होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। पर यहाँ पर हमें पढ़ना है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक के साथ में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक के साथ में धनात्मक पूर्णांक का गुणा करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। अब इसके अंदर कुछ नियम होते हैं जिनको हम कक्षा 8 में 7 में प्रगुण के नाम से जानते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम आपको सिखाते हैं। पहला होता है आपका योग में संवरक, संवरक नियम कह सकते हो या प्रगुण कह सकते हो, संवरक नियम। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे आप किसी संख्या को जोड़ना सीखे हो ना, वैसे ही संख्या को जोड़ना है, वैसे ही गुणा करना है, और इसी नियम को हम कहते हैं संवरक नियम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया प्लस 3 कर दिया, 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यह क्या है, हमारा संवरक नियम। कौन सा है, संवरक नियम। जैसे मान लीजिए हम कोई चर राशि ले रहे, जैसे हमारे पास एक चर राशि ए है और एक चर राशि बी मान लेते हैं, तो अगर ए बी को दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, ए प्लस बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, इसी तरह से दूसरा आपका प्रगुण होता है क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय
प्रगुण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है क्रम विनिमय प्रगुण में, भाई कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उनको किसी भी क्रम में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, किसी भी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मैंने 4 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 7 हो गया। अगर 3 में 4 जोड़ दूं तब भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो देखो इनके क्रम बदलने पर योगफल में कोई अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब कि धन पूर्णांकों में क्रम विनिमय नियम क्या है, लागू होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या a है, कोई संख्या हमारे पास b है, इन दोनों को क्रम विनिमय नियम से लिखना है तो a प्लस b इक्वल होगा b प्लस a के। ये आपका क्या हो गया, योग में क्रम विनिमय नियम, किसके लिए, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। अगला आता है आपका साहचर्य नियम। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 धनात्मक पूर्णांक है, कितने हैं, 3 है, तो उनमें से यदि प्रथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के योग में तीसरे धनात्मक पूर्णांक को जोड़ दिया जाए या अंतिम 2 धनात्मक पूर्णांक के योग में प्रथम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ दिया जाए तो दोनों का योगफल यानी दोनों स्थितियों में योगफल समान होगा। ये हमारा साहचर्य नियम कहता है। ठीक, तो जैसे समझते हैं, यहाँ पे मैंने पास 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ये 3 धनात्मक पूर्णांक ले लिए, तो मैंने कहा कि प्रथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के योग में अंतिम यानी तीसरी संख्या जोड़ दी जाए और अंतिम 2 संख्याओं के योगफल में प्रथम संख्या जोड़ दी जाए तो दोनों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा योग का साहचर्य नियम कहता है। ठीक, अगर इसी को चर राशि के रूप में लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास चर राशि एक a है, एक b है, एक c है, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b प्लस c और ये a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये आपका हो गया साहचर्य नियम। तो धनात्मक पूर्णांकों के योग के नियमों को आपने अच्छे समझ लिया होगा। संवरक क्या होता है, जिस प्रकार से आप किसी संख्या को जोड़ते सीखते चले आए हैं वैसे ही जोड़ देना ही आपका संवरक नियम कहलाएगा। यानी कह सकते हो 2 धनात्मक पूर्णांकों को आपस में जोड़ने पर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। अगला होगा क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय नियम या प्रगुण में क्या होता है कि भाई कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक है उनको आप किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उनका योगफल हमेशा बराबर ही आएगा, मतलब उनके योगफल में कोई अंतर नहीं मिलेगा। ठीक, अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है, यदि कोई हमारे पास मान लीजिए 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, उनमें से प्रथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में से तीसरे को जोड़ दिया जाए या लास्ट 2 धनात्मक पूर्णांकों के योगफल में से प्रथम को जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल हमेशा बराबर होगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका धन पूर्णांकों का योगफल। ठीक है, अब सीखना है धन पूर्णांकों का गुणनफल सीखना है। तो इसमें से पहला आता है आपका संवरक प्रगुण, इसमें भी मिलेगा संवरक प्रगुण। इसमें भी कुछ नहीं होता है कि कोई भी 2 संख्या है उनको जिस प्रकार से आप गुणा करते हो उसी नियम से गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा एक धन पूर्णांक होगा। जैसे मैंने यहाँ समझाया था कि 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आएगा, यानी पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा कर रहे हैं तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैंने 2 गुणा 4 कर दिया ऐसे तो कितना हो गया, 8। तो एक धनात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक का गुणा किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो जो गुणा की संक्रिया है उसे ही हम संवरक प्रगुण बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि यदि a और b 2 नेचुरल नंबर हैं, क्या है, नेचुरल नंबर हैं, तो a मल्टीप्लाई बाई b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, अगला है आपका क्रम विनिमय नियम। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लीजिए, a और b मान लीजिए हमने ले लिया, इन दोनों का गुणा करिए या b का a के साथ गुणा करिए, दोनों ही स्थितियों में गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे योग के लिए था कि भाई किसी भी क्रम में
धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ दिया जाए तो योगफल में कोई अंतर नहीं आ रहा था। इसी तरह से गुणा में भी है कि यदि किसी भी क्रम में इनका गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपका हो गया क्रम विनिमय नियम। अगला होता है आपका साहचर्य। साहचर्य नियम में क्या होता है भाई कि कोई भी तीन धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उनमें से प्रथम दो संख्याओं के गुणनफल में अंतिम संख्या गुणा किया जाए, अथवा लास्ट की दो संख्या गुणनफल में प्रथम संख्या गुणा किया जाए, तो दोनों के गुणनफल हमेशा बराबर ही आएंगे। जैसे योग के लिए था कि प्रथम दो संख्याओं के योगफल में अंतिम संख्या को जोड़ा जाए, या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में प्रथम संख्या को जोड़ा जाए, तो दोनों के योगफल बराबर होते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा के लिए हो जाएगा कि प्रथम दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या में गुणा किया जाए, या फिर लास्ट की दो संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या में गुणा किया जाए, तो दोनों स्थितियों में गुणनफल क्या होगा, इक्वल होगा। ये कहता है गुणा का साहचर्य नियम। किसके लिए, धन पूर्णांकों के लिए। अगला आता है आपका वितरण नियम, या इसी को हम बोल देते हैं बंटन नियम। बंटन नियम देखिए, जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि 3 गुणा में लिख देता है 2 + 4, या ऐसे कर सकता है कि 3x और 4x² + 2 ऐसे कर देता है। तो आप क्या करते हैं, इस बाहर वाले गुणा का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अलग अलग रूप में बांट देना, मतलब इसको इसके साथ लिख देना और इसका इसके साथ गुणा करके लिखना, यही आपका क्या, वितरण नियम, यानी बांटना, बंटन। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 4 और 4 + 2, ये लिख दिया। ये 4 गुणा में है और 4 + 2 है। यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिए, तो 4 का इसमें भी गुणा होगा, तो ये आपका बनेगा 4 × 4, और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा 4 × 2। तो इस 4 का इन दोनों के साथ क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया वितरण नियम। यदि हम इसमें कोई चर राशि मान लेते हैं, जैसे मान लिया हम चर राशि एक a है और एक b + c कर देता हूं मैं अंदर इसके, ठीक है। तो a का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और a का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये a × b + a × c प्राप्त होगा। तो ये आपका कहलाता है गुणा का वितरण नियम। क्या कहलाता है, गुणा का वितरण नियम। ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज कि धन पूर्णांकों का योग में उसके प्रगुण सीखे, धन पूर्णांकों के गुणा में उसके प्रगुण सीखे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हमें सीखना है योज्य प्रतिलोम। क्या, प्रतिलोम, इसी को हम बोल देते हैं योगात्मक प्रतिलोम। हम तो आपने सुना ही होगा इनका, क्योंकि ये 6, 7, 8 में भी पढ़ने को मिलता है। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब ऐसी संख्याएं, क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जिनको उसमें जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे मैंने 7 में क्या जोड़ दूं कि भाई ये 0 हो जाए, तो आप कहोगे सर जी -7 जोड़ दीजिए, तो 7 में 7 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा अपने आप, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं से योग कर दिया जाए तो वो शून्य हो जाए। ठीक, तो आपसे सवाल में पूछेगा कि योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो कुछ नहीं करना, जो संख्या दिया होगा उसमें माइनस का गुणा कर देना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपसे पूछता है गुणात्मक प्रतिलोम तो इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें भाई। जैसे हमारे पास ये 7/2 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। गुना करिए, 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, कितना गया 1। मतलब ऐसी संख्याएं, क्या कहा, ऐसी संख्याएं जिनका गुना कर लिया जाए स्वयं से। जैसे मान लो कोई संख्या 2 रखा, अब इसके साथ में ऐसी संख्या गुणा करना है कि गुणनफल 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1। तो इसका उल्टा यानी कि 1/2 का ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि आपका योगफल शून्य होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगी
कि गुणनफल 1 होना चाहिए। बस इतनी चीजें याद रखना है आपको इस प्रश्नावली के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्नावली का यहाँ तक परिचय समाप्त होता है आपका। फिर इसके बाद हम अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर, ठीक। तो हमारी पहली प्रश्नावली है अभ्यास 1A। हमें क्या पढ़ना है? अभ्यास 1A। इसमें क्या है? तो आप सभी लोग बुक निकाल लें जिससे क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सके। पहले क्वेश्चन में देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक संख्या 20 है और एक संख्या 20 से ये आपको फाइंड करना है। देखिए कुछ नहीं है इस सवाल में, कह रहा 20 से 40 के बीच समधन पूर्णांक। तो आपको हमने पढ़ाया है सम पूर्णांक क्या होता है, यानी सम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 20 से 40 के बीच, तो 20 तो काउंट होगा नहीं, यदि 20 से 40 के बीच में जो आ रही उनको काउंट करना है। तो 20 के बाद क्या आएगा? 22 हो जाएगा आपका, फिर 24, 38। अब 40 को नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में जितनी आ रही हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था? 20 से 40 के बीच समधन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपके समधन पूर्णांक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से क्या करना है? 1 से 10 तक में जितने भी अभाज्य धन पूर्णांक है उन्हें लिखना है। तो 1 तो होता ही नहीं हमारा। सबसे छोटा अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है? 2 होता है, कल पढ़ाया था। फिर 3 होता है, फिर क्या होगा? 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। अब 9 अभाज्य तो होता नहीं, वो तो विषम होता है, तो उसको लेंगे नहीं। तो ये आपका 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य धन पूर्णांक आ गए? 2, 3, 5, 7। ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 3 लिख दिया, फिर मैं क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से आगे संख्या बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या हो रहा है आगे बढ़ने के लिए? देखिए पहली संख्या 3 लिखी मैंने, 3 में एक जोड़ा आपने तो 4 हो गया, फिर एक जोड़ा तो 5 हो गया, फिर एक जोड़ा तो 6 हो गया, फिर एक जोड़ा तो 7 हो गया, फिर एक जोड़ा तो 8 हो गया। मतलब क्रम से सीक्वेंस में चलने से सब में एक एक का अंतर प्राप्त हो रहा है। तो ये संख्या हमारे पास क्या है? 2a + 1। इसके क्रमान इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अगली संख्या क्या होगी? तो भाई 2a + 1 है। अगली संख्या निकालने के लिए इसमें एक जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि भाई जब आगे बढ़ते हैं तो एक का अंतर मिलता है, कितने का? एक का। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा? एक जोड़ दिया जाएगा। तो ये 2a के साथ में जुड़ेगा नहीं। 1 1 कितना हो गया? +2 हो गया। अब इसको आप 2 कॉमन कर सकते हैं तो a + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। कोई समस्या? समस्या यहाँ पर ये थी क्रमानुयायी का मतलब आपको समझ में आ गया तो समझो सवाल हो गया। क्रमानुयायी मतलब आगे एक के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो एक एक का अंतर हो रहा है ना, तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक चाहिए तो एक जोड़ दिया। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो अभी हमने बताया योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ऐसी संख्या जो स्वयं को जोड़ दिए तो उसका योगफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। देखिए 2/3 है तो 2/3 में क्या कर देंगे? माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो इनका योगफल जो होगा 0 प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा।
तो आपका आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोल रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अभी आपको बताया गया गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका स्वयं में गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि उसको उल्टा करते थे। क्या करते थे? उल्टा करते, यानी व्युत्क्रम करते थे। तो ये हमारा -5 है, तो ये हमारा 1/-5 हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल आसानी समझ में आ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सवाल देखने में कठिन है, बाकी है दम कुछ नहीं इनमें। तो P माइनस क्यू, इसका भी हमें क्या लिखना है? योगात्मक प्रतिलोम। और इसका भी क्या लिखना है? योगात्मक प्रतिलोम। देखिए, तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि आपको जो संख्या दिया है उसमें माइनस का, इसका माइनस का गुना करना है आपको। तो करिए, गुना कर दीजिए P प्लस क्यू, ये आपका आंसर हो गया। यहां भी सेम ही कंडीशन है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, इनमें दमखम नहीं है। तो सवाल नंबर चलते हैं 7वें की तरफ। कह रहा x के किस मान के लिए 5 गुना 3 गुना 2 बराबर 5 गुना 3 गुना x कथन सत्य है। तो कुछ नहीं भाई इस सवाल में, ये तो बच्चों का सवाल है। 3 गुना 2 बराबर 5 गुना 3 गुना x। अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ये आपका 5 गुना 3 गुना 2 है, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो ये आपका 5 गुना 3 बराबर x हो गया। देखिए 5 का 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 का 3 से हो जाएगा, कितना बचा? 2 बचा। तो x इक्वल हमारा आ गया 2। x का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, 8वां। पूर्णांकों में ऐसी कौन संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? देखिए मैंने बताया था भी, योज्य प्रतिलोम कहे या योगात्मक प्रतिलोम कहे, ठीक है, वो आपका एक ही चीज है। पर यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है कि स्वयं का योज्य प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है, यहाँ लिखेंगे। देखिए अगर मैं कहूं कि 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको सही -1 होगा। हमें स्वयं की योज्य प्रतिलोम संख्या चाहिए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम हो। किसके अलावा? शून्य के अलावा। शून्य क्या है? ना तो इसको हम ऋणात्मक लेते हैं, ना तो धनात्मक लेते हैं। तो ये इसमें शून्य में शून्य जोड़ दोगे तो भी शून्य आना है, शून्य में शून्य घटाओगे तो भी शून्य आना है ना। तो ऐसे यहाँ पर इस पर चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो स्वयं की योज्य प्रतिलोम संख्या क्या होगी? शून्य हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या हो गया? शून्य हो गया। इसके अलावा और कोई संख्या आपको स्वयं की योज्य प्रतिलोम नहीं मिलेगी। अगर मैं 10 लिखूंगा तो उसको -10 करना पड़ेगा, तब 0 आएगा हमारा। अब इसमें क्या है, 0 को तुम 0 से जोड़ भी दोगे तब भी 0 आना है, कोई समस्या नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा यदि एक समधन पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, तो बताइए कि a-1 गुना a+1 सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a-1 को देख लेता हूं। देखिए आपको याद रखना है ये कि a एक समधन पूर्णांक कह रहा है। तो क्या है? समधन पूर्णांक है, तो a का मान हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जो मर्जी हो आपको समधन पूर्णांक लीजिए। ठीक है, तो मैं छोटी संख्या 2 ही लेता हूं, तो 2 - 1 कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ठीक है, 1 क्या है? विषम संख्या है। ठीक, यहां देखिए ये क्या है? a+1,
तो यहाँ भी a का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 + 1 तो 2 1 कितना हो गया, 3। ये क्या है, विषम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये भी विषम मिल रहा है, ये भी विषम मिल रहा है। तो विषम का विषम के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, विषम का विषम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। जैसे मैं कह दूं 9 का आप 3 के साथ करिए, 9 3 27, क्या है, विषम। मैंने कहा 11 का आप 3 के साथ करिए तो 11 3 33, ये विषम। तो मतलब ये विषम प्राप्त हुआ, ये विषम प्राप्त हुआ। विषम का विषम से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। इसका मतलब जो संख्या हमको दे रखी थी a - 1 इंटू a + 1, ये क्या होगी, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये क्या है, विषम संख्या। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं, कोई दिक्कत? चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। ये क्या बोलता है, कह रहा संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। देखिए संख्या रेखा बिल्कुल आसान, एक लाइन खींचिए ऐसे, बीच में एक पॉइंट मान लीजिए, ये क्या होगा, 0 1 2 12। ये आप हो जाएगा -1 -2 -3 ये -4। अब हमें 5 और 7 इन दोनों को दर्शाना है। देखिए यहां से आप जाइए यहां तक, ये अब कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, ये आप कितना गए हो, 5 गए हो, ये कितना गए हो, 7 गए हो। अब इन दोनों का योग दर्शाना है, देखो कितना पूरा गया, 5 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना बचे, 12। तो ये पूरा योग कितना हो गया, 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य है। तो ए नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो कोई अभाज्य होता है, ये आपसे पूछा, सही है गलत है, चेक कर लेते भाई। कह रहा 2 धन अभाज्य पूर्णांक, कोई भी 2, तो ले भैया 3 हो गया, एक ये 2 हो गया, इनका गुणनफल, गुणन सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। तो 3 दूनी क्या होता है, 6। ये तो पहली कंडीशन में असफल हो गया भाई। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों गुणा करने करा तो इसके हिसाब से अभाज्य होना चाहिए, पर ये 6 तो हमारा 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, तो अभाज्य क्या ये नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य। ठीक है, यदि कोई भी 2 अभाज्य संख्या है उनका गुणा किया जाए तो जरूरी नहीं है कि अभाज्य ही प्राप्त हो सकता है भाज्य प्राप्त हो जाए, हो सकता है अभाज्य प्राप्त हो जाए। ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा ही आपको अभाज्य मिलेगा। ठीक है, इसलिए कथन ये क्या है, असत्य है। अगला देखते हैं बी नंबर। इसमें क्या बोल रहा है ये कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई क्या बोला। अगर मैं 7 में 5 जोड़ दूं, कह 2 धन अभाज्य पूर्णांक, तो एक धन अभाज्य पूर्णांक 7 हो गया, दूसरा 5 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। सदैव अभाज्य होता है, क्या ये तुम्हारा 12 अभाज्य आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है भाई, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। मतलब कहने का ये है कि अभाज्य के साथ में अभाज्य का गुणा करेंगे तो हो सकता है भाज्य आ जाए, हो सकता है अभाज्य आ जाए, पर हमेशा अभाज्य नहीं आएगा। यदि आप अभाज्य के साथ में अभाज्य को जोड़ेंगे तो हो सकता है कि भाज्य आ जाए, हो सकता है अभाज्य आ जाए, पर हमेशा अभाज्य नहीं आएगा। इसलिए दोनों कथन क्या है, असत्य हो गए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a और b 2 ऋण पूर्णांक हैं, मतलब a जो है वो भी माइनस का है, b जो है वो भी माइनस का है, 2 ऋण पूर्णांक हैं,
तो a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। मतलब इन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें तो हमेशा ऋण का प्राप्त होगा। तो माइनस a और ये प्लस माइनस, तो ये माइनस का b हो जाएगा। तो ऋण ही को प्राप्त होगा। जैसे हम एक आंकिक मान लेकर आप समझाते हैं, जैसे मान लो -3 ले लिया मैंने और -2 ले लिया, इन दोनों का करना है जोड़ना है। तो ये -3 -2, 3 2 कितना, -5। तो कोई भी दो ऋण संख्याओं को, कोई भी दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो ऋण ही प्राप्त होगा। क्या होगा, ऋण प्राप्त होगा। इसलिए आप, ये आपका सी नंबर क्या हो गया, सत्य हो गया। मतलब ये सही बोल रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। ये क्या बोलता है, कह रहा है यदि एक धन पूर्णांक है, कौन, ए, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए यानी सिद्ध करिए कि ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से भी पूर्णतः विभाजित हो सकता है। देख लेते हैं भाई, ए क्या बोल रहा है कि धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। तो आपको चेक करना है कि सिद्ध करना है, आपको ये दिखाना है, सिद्ध करना है कि ए प्लस 1, ए प्लस 2 और ए प्लस 3 24 से पूर्णतया विभाज्य है। चेक कर लेते हैं भाई। तो धन पूर्णांक है ना, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है, एक होता है। अब एक ही क्यों ले रहे हैं सर जी आप, अरे भैया एक लोगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना ए बराबर कितना कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो यहाँ रखिए मान, तो आपके पास क्या बनेगा, 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2 हो गया, और 2 1 3, 3 1 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। कितना आया, 24। 24 क्या, इस 24 में अगर इस 24 का भाग दिया जाएगा तो क्या ये कट नहीं जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट गया एक बार में। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पर a एक धन पूर्णांक है, क्या है, a एक धन पूर्णांक है, तो 24 से इस संख्या को पूरा कटना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये संख्या 24 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो बढ़े पहले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 देखिए, कह रहा यदि a एक धन समधन पूर्णांक है, b आपका विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, तो आपको छांटना है कौन कौन संख्या सम है, कौन सी विषम है। देखिए फिर छांटते हैं। ए स्क्वायर दिया एक संख्या, दूसरा बी स्क्वायर दिया है, अगला ए प्लस बी दे रखा है, फिर ए मल्टीप्लाई बाई बी दे रखा है, फिर ए प्लस 1 दे रखा है आपको, और बी प्लस 1 दे रखा है। इन संख्याओं को चेक करके आपको बताना है कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो ए क्या है, एक आपका समधन पूर्णांक, क्या है, समधन पूर्णांक। बी क्या है, विषम धन पूर्णांक। तो सम है तो हम छोटा से छोटा अंक ले लेते हैं, जिससे क्या हुआ, सम करना समझ जाएगा। तो सबसे छोटी समधन पूर्णांक क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटा विषम धन पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है। तो रखिए यहाँ पर 2 का वर्ग, 2 वर्ग कितना हुआ, 4। 4 क्या होता है, सम होता है विषम, तो ये आपका सम होता है, सम आ गया। ठीक, बी के लिए आपने कितना लिया है, 1 लिया है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या होता है, विषम होता है कि सम होता है, विषम होता है। देखिए ए क्या सम है तो सम 2 ले लिया, विषम क्या था, 1 था, 1 ले लिया। 2 1 कितना हुआ, 3, 3 क्या है, विषम है, तो संख्या क्या होगी, विषम हो जाएगी। 2 है सम और गुणा क्या है, विषम संख्या, तो 1 2 1 कम 2, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगी। ठीक, यहाँ देखिए सम, फिर सम प्लस 1, तो ये आपका 2 1 3, 3 2 ना 6, तो 6 क्या है, सम संख्या है। यहाँ देखिए 1
1 + 1, एक कितना हो गया 2, 2 कम 2, ये भी क्या एक सम संख्या। इस तरह से आपको छांटना था। तो आप छोटा से छोटा मान रख के देखेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे, ज्यादा सवाल कठिन नहीं होगा आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखिए। 14 में पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 3 × 8 + 7 = 3 × 8 और 3 × 7। बी नंबर आपको दे रखा है 3 + 5 + 9 और 3 + 5 + 9। अगला आपको दे रखा है कि 3 × 2 = 2 × 3 और ये लास्ट नंबर इसका है 3 × 5 = a × 5, तो a = 3 है। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है और अगर सत्य है तो किस गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए क्या लिखा है 3, फिर ये फिर ये। तो मैंने आपको बताया था a और b + c = a × b + a × c। तो इसको हम क्या बोलते थे, वितरण नियम। क्या बोलते थे, वितरण नियम। ठीक, तो क्या ये इसी रूप का है, क्या है, जब इसी रूप का है तो क्या सत्य है, क्या है सत्य है। किस नियम से, वितरण नियम से। किसके वितरण नियम से, योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक, अगला देखिए क्या लिखा 3, फिर ये फिर ये फिर ये। हमने आपको बताया था a + b + c = a + b + c। क्या ये इस रूप का है इस रूप का। अगर इस रूप का है तो ये क्या है, सत्य है। किस नियम सत्य है, योग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अगला देखिए क्या 3 × 2 2 × 3, तो a × b = b × a। ये क्या है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो इसका मतलब क्या, ये सत्य है। सत्य है तो किससे, गुणा के क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, अंतिम है आपका। देखिए यहां से आप a का मान निकालिए, तो 5 से 5 खत्म, a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ कितना दे रखा है, a का मान 3, तो भी क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस तरह से ये आपका सवाल नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 15। कह रहा संख्या रेखा पर दर्शाना है। किसको दर्शाना है, -5 -2 0 1 2 5, इनको आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो देखिए ये संख्या रेखा बना दी, यहाँ पे आप इसको 0 बना लेंगे। 0 के दाई तरफ जाओगे तो प्लस का, बाई तरफ जाओगे तो माइनस का। तो ये 1 हो गया प्लस का, 2 -2 -3 -4। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है, सिर्फ दर्शाना है। तो -5, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये -5 हो गया। तो इसको आप टिक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस का ये 5 हो गया। ठीक, -2, फिर क्या है 0, फिर किस दर्शाना, प्लस का 1, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 5। तो ये आपने इस प्रकार से दर्शा दिया। ठीक है, इनको कुछ आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी, जो आपको देना हो इस प्रकार से भी नाम दे कर सकते हैं। जैसे मेरा मन करे मैं इसको ए दे दूं, बी दे दूं, सी डी ई एफ। तो इस प्रकार से इस सवाल को संख्या रेखा में दर्शाना था। ठीक है तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है यहाँ पर। तो आप सभी लोग
एक बार घर में आराम से बढ़िया से बैठ करके कॉपी पेन लेकर के आराम से सवालों को सॉल्व करिएगा और सवालों को मस्ती के साथ हल करते रहिएगा। जिसने अभी तक हमारा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसको देखे फिर इस वीडियो में आए, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 1B के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।